क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। आज फिर मैं क्वेश्चन बैंक 2012 मैथ का क्वेश्चन नंबर 40 से बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर फाइव प्लस cot स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर फाइव प्लस cosec स्क्वायर फाइव। तो आ जाइए, सबसे पहले RHS में मेरे पास क्या दिया गया है, sec स्क्वायर फाइव इंटू cosec स्क्वायर फाइव। अब ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर फाइव बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव होता है, और उसके बाद cosec स्क्वायर फाइव होगा 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव। ये फॉर्मूला हो गया, बात समझ गए। अब ना मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूं, 1 को कॉमन ले लूं, 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव प्लस tan स्क्वायर फाइव को आप कॉमन ले लो इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव हो गया। एक को एक से अगर गुना करते हो तो एक, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो cot स्क्वायर फाइव प्लस tan स्क्वायर फाइव प्लस इसको इससे आप गुना करो तो tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर हो गया। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक होता है। तो देन जब ये एक होता है ना तो tan स्क्वायर फाइव इंटू cot स्क्वायर फाइव भी एक ही होगा, एक का होल स्क्वायर एक, तो इसका मतलब एक हो गया। फॉर्मूला से ये फॉर्मूला यहां यूज किया हूं, इसका वैल्यू एक हो गया, तो मतलब सवाल आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव अब प्लस tan स्क्वायर फाइव अब प्लस एक, अब एक और एक कितना हो गया, 2। इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर फाइव प्लस cot स्क्वायर फाइव अब प्लस एक और एक ऐड होकर के हो गया 2। यही मुझे प्रूफ करना था, तो RHS बराबर LHS मैंने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 40 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। ध्यान दीजिएगा सब कोई। प्रश्न संख्या 40 क्या है मुझे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में ना प्राप्तांक दिया है और छात्रों की संख्या दिया है। ध्यान से पहले देख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया है प्राप्तांक और छात्र या छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले प्राप्तांक दिया है 10 से कम, बात समझे, और छात्र की संख्या दिया है 25। ध्यान से देखिएगा, फिर है 20 से कम और छात्र की संख्या 40, इसी प्रकार 30 से कम, 30 से कम हो गया, 40 से कम हो गया, ठीक है ना, 50 से कम हो गया, 50 से कम, 60 से कम, 60 से कम के बाद 70 से कम, और लास्ट स्टेप दिया है 80 से कम, बात समझे। और प्राप्तांक में 25, 40, 60, 60 के बाद दिया है 75, 75 के बाद दिया है 95, फिर है 125, फिर है 190, फिर है 240। और हमें ना इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है हमें, माध्य। ध्यान दीजिए कैसे इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले गौर से देखिए, समझिए सब कोई। मैं इसे बना रहा हूं, बड़ा ही सुंदर सवाल है। मैं ना इस प्राप्तांक को सही कर लूंगा। सवाल को मैं फिर से सही करके लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत ही सुंदर सवाल है। ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले सी आई, ये जो प्राप्तांक दिया है ना, इससे मैं वर्ग अंतराल बना लूंगा। मेरा प्राप्तांक पहला कितना है, 10 से कम,
इसे मैं लिखूंगा 0 to 10। समझ में आ गया। दूसरा है 20 से कम, ये हो गया 10 से 20। 30 से कम को मैं लिखूंगा 20 से 30, फिर 30 से 40। समझ रहे हो प्रोसेस को। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। समझ रहे आप लोग। अब एक चीज देखिए, छात्र की संख्या जो है 25 है, 40 है, 60 है, 75, 95, 125, 190, 240। एक बात गौर से देखिएगा सब कोई, ये जो छात्र की संख्या है ना, ये किस क्रम में है? ये बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? ये ना बढ़ते क्रम में दिया गया है। बात समझ गए आप लोग। अगर ये बढ़ते क्रम में है तो इसे मैं क्या कहूंगा? ये मेरा हो गया तब संचय बारंबारता। मैं इसे बारंबारता नहीं कहूंगा, ये हो गया संचय बारंबारता। याद रखिएगा, ये बढ़ते क्रम में है ना, तो ये CF कहलाएगी, संचय बारंबारता। और इस सवाल में सबसे पहले मैं F निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। कैसे? तो वो देखिए, इसका रूल समझिए। जब CF दिया रहे और F निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहला का पहला ही हो गया 25। अब ये 40 में से 25 आप माइनस कर दो। मैंने क्या कहा? अगला स्टेप में से बैक वाला स्टेप में माइनस कर दूंगा। तो 40 में से 25 अगर घटाते हो तो 15, 60 में से 40 घटाओ 20, 75 में से 60 घटाओ 15, 95 में से 75 घटाओ 20, 125 में से 95 अगर आप घटाते हो तो कितना हो रहा है? 95 5 130, 90 में 190 में से घटाओ, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, 65, 0 में से 0 गया 0 और 14 में से 9 गया 9, 5 14, 50। समझ गए? ये मेरा बारंबारता निकल गया। अब मैं क्या करूंगा माध्य निकालने में? सबसे पहले x निकालूंगा, चर। ध्यान दीजिए, इस दोनों को आप ऐड करो, उसका आधा हो जाएगा चरमान। तो 10 में 0 हमने ऐड किया 10, 10 का आधा 5, 20 30, तो 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25। उसी प्रकार ये 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। x हमने निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा fx माध्य में, क्योंकि आप सबको ही जानते हो देन माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। सिग्मा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लगातार जोड़। समझ में आ रहा है? गुड। fx में हमें क्या करना है? f और x को मल्टीप्लाई करना है। 25 पंचे 125, 15 को 15 से गुना करोगे ना तो 225 हो जाएगा। अब 25 दूना 50, 500, 35 को 15 से आप गुना करो, 35 गुने 15 अगर मैं करता हूं तो 525 हो रहा है। 45 को फिर मैं 2 से गुना करूंगा, 45 गुने 2 अगर मैं करता हूं, माफ कीजिएगा 20 से, तो 900 हो गया। 55 को फिर 30 से आप गुना करो, 55 गुने 30, 1650। बात समझ रहे हैं? 55 को 30 से गुना किया 1650, फिर मैंने क्या किया 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना है 4225, और 75 गुना 75 को आप क्या करो 50 से मल्टीप्लाई कर दो 37 से 25। समझ में आ रहा होगा? अब मैं f को और fx को ऐड कर लूंगा, तो सिग्मा f बराबर क्या हो जाएगा? इसको आप जोड़ो। जोड़ना किस किस को है भाई? 25 जोड़ 15 जोड़ 20, 25 15 20 जोड़ दिया, फिर 15, उसके बाद मुझे जोड़ना है फिर 15 के बाद 30 20 50, 50 165, 165 तो 240 हो गया। ठीक है। अब मैं fx को जोड़ूंगा। सिग्मा fx में अब आप इसे जोड़िए, 125, 225, उसके बाद 500, 500 के बाद 525,
उसके बाद मुझे जोड़ना है 900, 900 के बाद 1650, 1650, इसके बाद 4225, 4225, फिर मुझे ऐड करना है 3750, 3750, 11,900 मेरा हो गया जोड़ने पर कितना हो गया? 11,900। बात समझ गए आप लोग? एक बार आप लोग फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लो। ध्यान से एक बार पहले गुना को आप लोग मिला लो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। एक बार मैं चेक कर लूं, ये सही है मेरा। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 को 15 से, 15 को 15 से गुना करते हो 2 से 25, ये भी सही है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, ये सही है। 15 को 35 से करो, 15 गुने अगर मैं 35 करता हूं तो 5 से 25, ये भी सही है। चलिए बाबू, कितना हो रहा था? 11,900। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो 11,900 अब बट्टा 240, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 1 आ गया 19, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 595। अब 12 से आप इसमें भाग दे दीजिए। तो हमें क्या करना है? 5 9 5 में भाग देना है 12 से। मेरा भागफल आ गया 49.58। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? हम लोगों ने चर्चा किया माध्य कैसे बनाएंगे। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 41 बता रहा है हमें कि 7 छात्र का औसत भार 55 किलोग्राम है। 42 नंबर प्रश्न, छात्र की संख्या दिया है, छात्र की संख्या बराबर 7 और इसका औसत भार दे दिया है। औसत को हम माध्य कहते हैं, ठीक है ना। औसत भार दे दिया है 55 केजी। समझ में आ गया? और 6 गो छात्र का भार दिया है, 6 छात्र का भार दे दिया है बाबू। एगो छात्र है 52 केजी का, दूसरा छात्र है 58 केजी का, तीसरा है 55 केजी का, चौथा 56 केजी, और 52 58 55 56। ध्यान दीजिएगा, 52 58 55 56, 4 गो हो गया। अब 2 और जो बच्चा है ना, 52 58 55 56, एगो का है 54, एगो का है 53। 54 केजी, एक का है 53 केजी। तो मेरे पास 6 गो स्टूडेंट का भार दिया गया है और इसका औसत, चूंकि स्टूडेंट है 7, तो मैं मान लो 7वां तो मिस है इसमें, तो माना कि 7वां छात्र का भार मैंने x केजी मान लिया। ठीक है बाबू। अब चलिए, दिया है प्रश्न में औसत भार कितना दिया है? 55 केजी। ठीक, औसत भार बराबर सूत्र हो जाएगा प्रेक्षणों की योग बट्टा प्रेक्षण की संख्या। याद रखोगे आप लोग? प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षण की संख्या बराबर 55 केजी। बात समझ गए ना? अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। पहले प्रेक्षणों का योग में मैं क्या लिखूंगा? 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 53 अब प्लस x, जो कि 7वां तो मैंने x माना है,
बट्टा 7 बराबर 55। ठीक है ना। अब आप इसका जोड़ कीजिए भाई। मैं थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे जोड़ किस किस को करना है? 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 53 प्लस x, तो 328। 1 2 3 4 5 6 और प्लस x बराबर। अब आप क्या करोगे? 55 को मैं 7 से गुना करूंगा ब्रज गुणन में, तो हो गया 385। x बराबर 385 माइनस 328 कीजिए। x 15 में से 8 गया 8, 7 15 और 7 में से 2 गया 5, अर्थात मेरा जो 7वां स्टूडेंट है ना, वो कितने केजी का है? 57 केजी का मेरा 7वां स्टूडेंट है। अगला सवाल चलिए 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2012, प्रश्न संख्या 43। ध्यान दीजिएगा सबको। प्रश्न संख्या 43 मुझे कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना मेरा कैसा है? शंकु आकार। बस समझे, ध्यान दीजिएगा। खिलौना मेरा कैसा है? शंकु आकार। ऐसा खिलौना है। कंडीशन समझ गए ना? खिलौना कैसा है? बिल्कुल शंकु आकार खिलौना है। और दिया क्या सब है खिलौना का? त्रिज्या दिया है 3.5 cm। खिलौना का त्रिज्या मतलब समझ गए? उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अब ये जो मेरा शंकु है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ऐसा दो है ना इसमें? गुड। इसका कुल ऊंचाई कितना दे दिया है? कुल ऊंचाई है खिलौना का 15.5 सेंटीमीटर। तो बाबू शंकु का एच कितना हो जाएगा? शंकु का एच हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 माने 12 सेंटीमीटर। पूछिए आप क्यों? देखिए ध्यान दीजिए, ये नीचे क्या है? ये नीचे का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये तो अर्धगोला है। तो जब मैं शंकु की ऊंचाई, और ये पूरा ऊंचाई दिया है इसका 15.5, तो जब मैं शंकु का ऊंचाई निकालूंगा तो ये इसकी त्रिज्या में माइनस कर दूंगा। बात समझे ना? अब शंकु का एल आप निकाल लो। एल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप निकालते हो तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। 12 को 12 से गुना करो 144, और आप अगर 3.5 को मैं अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.25। आप इसे जोड़ लो। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ देना है 144, तो हो गया 156.25। बस समझ गए ना? अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं 156.25 का, तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्गमूल। माइंड में सेट हो गया आप लोग को? वर्गमूल निकालना तो सब कोई जानते हो ना? इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया? अब एक बात याद रखिएगा कि इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा ना, जिसमें एक से ज्यादा आकृति, इसमें दो आकृति है ना, अर्धगोला और शंकु, एक से ज्यादा आकृति अगर रहेगा तो आप उसका कुल पृष्ठ कहेगा निकालने के लिए,
तो उसमें जितने भी आकृतियां हैं ना उसके वक्र पृष्ठ को निकाल करके ऐड कर दूंगा। तो मतलब खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। याद रखोगे सबको नाम। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ना पाई कॉमन कर लूंगा। कर लिया तो पाई आर कॉमन कर लीजिए। जब मैं पाई आर कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा, L प्लस 2R बचेगा। ध्यान दीजिए। अब मैं इसका वैल्यू पुट करता हूं 22/7 गुने R का मान 3.5 इंटू L मैंने 12.5 निकाला है, जोड़ 2 गुने 3.5। अगर आप यहां दशमलव रहो बट्टा 10, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 11 22 कंप्लीट 11। इधर हो गया 7 12 7 19.5। कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। इधर तो 11 बचा ना, अगुने यहां इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 होगा। 12 7 कितना होता है 19.5। हमें गुना करना है 19.5 गुने 11। आंसर हो जाएगा मेरा 214.5 cm स्क्वायर। ये हो गया खिलौना का कुल पृष्ठ। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 44, जो कि एक ग्राफ है। तो ध्यान दीजिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। थोड़ा मैं ध्यान दीजिए, यहां ग्राफ का बैकग्राउंड ग्राफ वाला बना लूं ताकि आप लोग ढंग से समझ पाओ। ये कहां गया, ये रहा ग्राफ, समझ में आ गया। ग्राफ समझ गए, ग्राफ आ गया मेरा, है ना। अब मेरे पास इक्वेशन क्या दिया है, 5x माइनस वाई बराबर 5 तथा दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब ना मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। ध्यान दो बाबू, पहला इक्वेशन से आप क्या करो, पहले इसका 2 हल निकाल लो। तो 5x बराबर 5 प्लस वाई आप लिखोगे। x बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई बट्टा 5। होगा कि नहीं होगा। अब आप y का वैल्यू अपने मन से डालो। अगर मैं y बराबर 0 मान लेता हूं, y बराबर 0 देने पर देन मेरा x कितना हो जाएगा बाबू 5 प्लस 0 बट्टा 5 मतलब 5/5 मतलब 1। तो 1 मेरा वैल्यू निकल गया 1,0। ओके, कोई डाउट नहीं ना यहां तक। अब सोचिए कि y का मान मैं क्या डालूं कि फिर मेरा x का मान कोई प्राकृतिक संख्या हो बस, या 0 हो, बस समझ रहे हो ना। अगर आप y बराबर यहां डालते हो 5, डाल दिया तो x मेरा कितना निकलेगा 5 प्लस 5, चूंकि y के बदले में 5 डालूंगा बट्टा 5, तो 10/5 मतलब 2। मेरा दूसरा वैल्यू कितना निकला 2,5। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरे समीकरण का भी 2 वैल्यू निकाल लूंगा। इसको भी मैं सीधा कर लूं तनी। y बराबर कितना हो जाएगा बाबू इसमें 3x और कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अरे इसको इधर ले आओ, इसको इधर दे आओ, ठीक है। 3 उधर गया माइनस, y इधर आ गया प्लस, बात खत्म। अब चलिए इसमें ना आप x का मान कुछ लीजिए। मान लीजिए मैंने x का मान ले लिया, कुछ ले लो 2 ले लिया, तो y मेरा कितना निकल रहा है 3 गुने 2 -3, 6 - 3 मतलब 3।
एक मेरा कितना निकल गया बाबू, 2,3। अब फिर मैं क्या करूंगा, x बराबर अगर मान लीजिए इसमें मैंने 1 ले लिया तो y मेरा कितना निकल गया, 3 गुने 1 माइनस 3 मतलब 0, अर्थात दूसरा 1,0। अब आइए मैं ग्राफ बना लूं। सबसे पहले ग्राफ जो होगा ना, देखिए कई वर्गाकार कॉलम्स होंगे, उसमें से एक लाइन को मैं क्या करूंगा, फीट की सहायता से बिल्कुल सीधा कर दूंगा। कर दिया मैंने सीधा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू, ये मेरा मूल बिंदु हो गया, इसे मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, ये वाई एक्सिस। ग्राफ मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि ये 0 से स्टार्ट, यहां इसका निर्देशांक 0,0 होता है, और एक्स एक्सिस में दाहिना साइड प्लस बायां साइड माइनस, वाई में अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, आप यहां पॉइंट दर्शा दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6, यहां मेरा 7 8 हो गया। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 वगैरह वगैरह, 1 2 3 4 5। ठीक, अब चलिए मुझे क्या करना, देखिए मेरे पास पहला समीकरण से जो 2 पॉइंट्स हैं, उस दोनों पॉइंट को मैं ग्राफ पर दर्शाऊंगा, 1,0, अर्थात एक्स एक्सिस एक देख लीजिए 1 है ना, और वाई एक्सिस 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। इसको मैं a कहूंगा, इसका वैल्यू 1,0। क्लियर। दूसरा है 2,5, तो x 2 और y 5, ए रहा, ये इसका नाम आप दे दो b 2,5, हो गया। अब मैं फिर फीट के सहायता से क्या करूंगा, इस दोनों को एक सीधे में कर लूंगा। नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ठीक प्रॉब्लम कर रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूं। आप लोग के हाथ में तो फिट होगा, और ऐसे रखोगे तो बनाने में आसान है, तो ऐसे ना दर्शाना पड़ता है, इसलिए टेढ़ा हो रहा है, बात समझे। अगर ये भी कॉपी रहती ना तो आसानी से आप लोग इसे बना सकते थे। हो गया, क्लियर बाबू। दूसरा इससे ये 2,3, ठीक है, और फिर दूसरा बिंदु क्या है, 1,0। 1,0 तो यही हो जाएगा ना बाबू, x1 y0 हो गया, और 2,3 x2 y3, ये हो गया। अब ना आप क्या करो बाबू, इस दोनों पॉइंट्स को भी आप एक सीधी रेखा में मिला लो। देख बाबू, ये दोनों किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, x1 के सामने y0 के सामने, ये इसका हो गया वैल्यू। बात समझ गया है। ग्राफ का वैल्यू कितना हमने निकाला, x1 y0। ध्यान दीजिए, आप ना इसे चेक कर सकते हो कि क्या मैं सही बनाया हूं या गलत। तो समीकरण को आप रफ में हल कर लो। समीकरण है ना मेरे पास, 5x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन 2। अब अगर इसको घटाव करते हो तो माइनस प्लस माइनस ही कट गया, 5 में से 3 गया 2x बराबर 2, x बराबर 1, ये तो सही है। अब x का मान आप 1 में अगर डाल देते हो तो 5 गुने 1 माइनस वाई बराबर 5, देन y बराबर माइनस वाई बराबर, ये 5 देन माइनस हो गया 0, हो गया ना।
आप मैं सही बनाया हूं ग्राफ। पूरा टॉपिक आ गया समझ में। ग्राफ ये 5 नंबर पूछता है। ग्राफ अगर आप सीख गए तो 5 नंबर बिहार बोर्ड आपको देगी ग्राफ के लिए। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 ये एक थ्योरम है। कह रहा है सिद्ध करें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या मुझे सिद्ध करना है। मेरे पास दो त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है बुआ? दो त्रिभुज है। ग्राफ हटा लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास ना दो त्रिभुज है। गौर से देखिए, समझिएगा सवाल को। ध्यान दीजिए। लो हमारा पहला त्रिभुज रेडी हो गया। एक और त्रिभुज है बाबू, ये रहा हमारा दूसरा त्रिभुज। बन जावे। अरे ले हो गया। नाम दे दो आप कुछ। ए बी सी पी क्यू आर। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? प्रश्न कर रहा है सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, सवाल समझिए। सबसे पहले दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। प्रश्न तो डिक्लेयर कर रही है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये प्रश्न में दिया गया है। और एक बात जान लीजिए, समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं? संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं और संगत कोण बराबर। तो इसलिए हो जाएगा बाबू इसमें ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। साथ ही साथ कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर? हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, एरिया एबीसी बट्टा एरिया पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं क्या सिद्ध करना है? गुड। मैं इसमें तनी रचना कर लेता हूं, थोड़ा सा चीज मिला देता हूं, चीज मिक्स कर देता हूं। ना मजा आया, रुक जाइए। ध्यान दो, ये हो गया डी, लंब मैंने रचना कर लिया, ये हो गया एम। बात समझ गए? मैंने क्या किया? दोनों त्रिभुज में लंब की रचना कर ली। क्लियर है? ध्यान दो, यहां मैं लिख लूंगा रचना। क्या किया हूं? एडी लंब बीसी तथा पीएम लंब क्यूआर खींचा। क्लियर है? अब चलिए, सबसे पहले बाबू एरिया एबीसी बट्टा एरिया पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब बट्टा उसका 1/2 गुने उसका आधार है क्यू आर और गुने शीर्ष लंब क्या है? पी है। हो जाएगा ना? ये और ये कैंसिल हो गया। तो एरिया एबीसी बट्टा एरिया पी क्यू आर
बराबर BC बट्टा QR गुने AD बट्टा PM। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लूं। हो गया मेरा इक्वेशन 1 तैयार। अब क्या करोगे? आजा बच्चों, अब मैं और ये त्रिभुज जो है ना ABD और PQM इसको समरूप सिद्ध कर लूं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ले लिया मैंने। इसमें आप देखो कोण B बराबर कोण Q, चूंकि ये दिया हुआ है समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इस नियम से कोण B और कोण Q इक्वल होंगे। और साथ ही साथ मैंने रचना में शीर्षलंब किया है, लंब किया है ना, तो ADB एंगल जो होगा 90 डिग्री और उसी प्रकार PMQ भी 90, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, 90-90 बराबर हो गए। अतः एंगल से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो गए PQM। आप सबको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। AB बट्टा PQ बराबर मैं क्या लिखूंगा? AD बट्टा PM। इसको आप द्वि मान लो, मान लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब एक समीकरण को लेके इसमें ना कुछ वैल्यू मुझे पुट करते जाना है। एक नंबर समीकरण मेरा क्या था? एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर BC बट्टा QR और गुने AD बट्टा PM। बाबू AD बट्टा PM जो है ये देखिए, इसके बदला में मैं समीकरण 2 से AB बट्टा PQ लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो एरिया ABC बट्टा एरिया PQR, ध्यान देते रहिएगा, बराबर BC बट्टा QR और गुने AB बट्टा PQ। कहां से आया? समीकरण 2 महोदय, हमको ये बात दी है समीकरण 2 से ना। चलिए कोई डाउट नहीं। अब एक चीज बताइए आप, मैं इसे लिख सकता हूं फिर एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, BC बट्टा QR है ना, BC बट्टा QR, इसके बदला में यहां जाइए, BC बट्टा QR के बदला में मैं क्या लिख सकता हूं? AB बट्टा PQ नहीं लिख सकता हूं, तो इसे भी मुझे नहीं लिखना है, इसके बदला में मैं लिख दो आजा AB बट्टा PQ। और मुझे ऑटो मल्टीप्लाई किससे करना है? AB बट्टा PQ से। बाबू AB मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा? AB स्क्वायर। इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मुझे प्रूफ मैंने कर दिया AB स्क्वायर बट्टा PQ स्क्वायर। अब बात समझो आप लोग, AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AC बट्टा PR तीनों आपस में बराबर है। तो अगर एक प्रूफ हो गया तो तीनों प्रूफ हो गए। बात नहीं समझे ना? अगर एक मेरा तो चूंकि ये तीनों बराबर है, AB बट्टा PQ, वहां देखिए बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR, तो जब एक बराबर है तो सब बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसी प्रकार एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर AB स्क्वायर बट्टा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर। इतना मेहनत कर लो, 5 नंबर पॉकेट में। बात समझ गए? अब चलिए इसका एक अथवा है, मैं अगले वीडियो में इसका अथवा थ्योरम से स्टार्ट करूंगा।